हेलो एवरीबॉडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन रिजिड रोटेटर। इससे पहले हमने रिजिड रोटेटर पढ़ लिया था। अगर आप में से किसी ने भी अभी रिजिड रोटेटर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देखें, क्योंकि नॉन रिजिड रोटेटर को हम रिजिड रोटेटर से कंपैरिजन करके ही स्टडी करेंगे और तभी वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। अब देखो यहाँ पे नॉन रिजिड रोटेटर, अब हम यहाँ पे रिजिड रोटेटर की बात करेंगे। पहले तो रिजिड रोटेटर में हमने रिजिड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, रोटेशन करते वक्त इसकी बॉन्ड लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो रिजिड रोटेटर, रिजिड होना किसी भी मॉलिक्यूल का पॉसिबल नहीं होता है। मतलब हमने यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस आई थी वो इस तरह से आई थी, इनके बीच में जो गैप था वो हमने कांस्टेंट देखा था, जो कि सबके बीच में गैप आ रहा था 2b 2b 2b। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये, किसके केस में, रिजिड रोटेटर के केस में। तो वहाँ पे जो गैप था वो कांस्टेंट था। अब नॉन रिजिड पर आओ। नॉन रिजिड में क्या होता है, नॉन रिजिड रोटेटर में ये बताया गया कि जो रिजिड रोटेटर में ये बोला गया था कि बॉन्ड लेंथ में चेंज नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है, कंप्लीटली बॉन्ड लेंथ में चेंज ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है। और नॉन रिजिड के केस में इन्होंने जब स्पेक्ट्रल लाइंस को बनाया तो इन्होंने ये देखा कि जब हम आगे स्पेक्ट्रल लाइंस में आगे बनाते जाते हैं तो उनके बीच में जो गैप है वो डिक्रीज होता जाता है। गैप बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीजेस, किसके केस में, नॉन रिजिड के केस में। ठीक है, नॉन रिजिड के केस में ये देखा गया। यहाँ पे तो क्या हो रहा था, कांस्टेंट चल रहा था क्योंकि रिजिड मान लिया, जो कि चीज़ पॉसिबल नहीं होती। और एक और चीज़, यहाँ पे जब हम रिजिड रोटेटर के केस में रिजल्ट्स निकालते हैं ना एनर्जी के, वो एक्यूरेट नहीं होते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट एक्यूरेट रिजल्ट्स। और यहाँ पे नॉन रिजिड के केस में हम बॉन्ड लेंथ में चेंजेस को कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में जो एक्चुअली चेंजेस हो रहे हैं वो पता नहीं कर पाते हम, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड किया जाता है जिसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर इसकी एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी, ये सारी वैल्यूज देखी जाती है। अब देखो रिजिड रोटेटर में तो हमने पूरा डेरिवेशन देखा था, एक एक स्टेप को हमने देखा था। नॉन रिजिड के केस में हमें ऐसा कुछ नहीं देखना है, हम डायरेक्ट इसकी एनर्जी रखेंगे। ठीक है, और वो भी अगर हमें रिजिड की याद है तो नॉन रिजिड रोटेटर की हमें बहुत ईजिली याद हो जाएगी। इनके बीच में डिफरेंस समझ आया रिजिड और नॉन रिजिड में, बस यही डिफरेंस होता है और इसके बेसिस पे फिर क्या एनर्जी की वैल्यू आती है और वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पे तो मैं रिजिड की लिखूंगी और यहाँ पे मैं नॉन रिजिड की बात करूंगी। ठीक है, तो रिजिड के केस में जो एनर्जी आती है वो आती है Bj+1। अब नॉन रिजिड के केस में मैंने क्या बोला, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वो कैसे होता है आप देख लो, यहाँ पे ये जो रिजिड का है ये तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे -dj² ये वैल्यू आती है। अब देखो अगर आपको रिजिड की याद है Bj+1, B की जगह D लिखना है और इन दोनों का स्क्वायर करना है।
ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो नॉन रिजिड रोटेटर के केस में एनर्जी लेवल की एनर्जी की वैल्यू इस तरीके से आती है। अब यहाँ पे वही जे की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे पुट करो और एनर्जीज कैलकुलेट करो, ठीक है। या डेल्टा ई यहाँ पे कितना आया था, 2b J+1 आया था। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। रिजिड की तो कम से कम याद होनी ही चाहिए, नॉन रिजिड की अपने आप हो जाएगी अगर आपको रिजिड की याद है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉन रिजिड के केस में कितना आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2b J+1 माइनस 4d J+1 क्यूब, ये आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। नॉन रिजिड के केस में जो ट्रांजिशन एनर्जी आती है वो ये आती है। अब ये हो गई ट्रांजिशन एनर्जीज की बात। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये D यूज किया है, इसी D को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 4b³ ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे जो ओमेगा है वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है और जो ओमेगा की वैल्यू है वो होती है 1/2πc √k/μ, ये होती है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे जो ये म्यू है वो रिड्यूस्ड मास है और जो यहाँ पे k है वो होता है फोर्स कांस्टेंट। ये हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ेंगे वहाँ पे हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे D की वैल्यू से क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं तो D से अगर आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको एक एक टर्म का पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म क्या डिनोट करती है, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज़। नॉन रिजिड रोटेटर में सिर्फ आप, और हाँ नॉन रिजिड रोटेटर के सिलेक्शन रूल भी आप देख लो। रिजिड रोटेटर में जो सिलेक्शन रूल होता था वो हम लेते थे डेल्टा G इज इक्वल्स टू +-1, ठीक है। तो रिजिड और नॉन रिजिड दोनों के केस में सेम ही होता है, मतलब नॉन रिजिड के केस में भी सिलेक्शन रूल यही रहता है, ठीक है। सिलेक्शन रूल दोनों के लिए सेम होता है, डेल्टा J इज इक्वल्स टू +-1। क्लियर हुआ। नॉन रिजिड रोटेटर में सिर्फ इतना ही है, ये वैल्यूज आपको मेनली इसमें याद होनी चाहिए। एक एक लाइन इनके बारे में लिखोगे कि ये इसकी ट्रांजिशन एनर्जी है, इसकी एनर्जी है, और ये वैल्यूज आप लिख दोगे। अब आगे आइसोट्रॉपिक सब्स्टिट्यूशन। देखो आइसोट्रॉपिक सब्स्टिट्यूशन को समझो। सबसे पहले आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जैसे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। और भी हैं बहुत सारे, हम ले सकते हैं, क्लोरीन के होते हैं, कार्बन के होते हैं। तो इस तरीके से आइसोटोप्स, मतलब यहाँ पे किसी भी एक एटम का आइसोटोप वहाँ पे उससे सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है, तो उसकी रोटेशनल एनर्जी पर क्या, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में क्या चेंज आता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो एनर्जी क्या होती है, J+1 where B is equals to h²/8π²IU, ठीक है। यहाँ पे I जो है वो इक्वल होता है μr² के, वेयर μ इज इक्वल्स टू m1
m2 m1 प्लस m2। अब यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे मास की बात हुई है और जब हम आइसोटोप सब्सटीट्यूट करते हैं तो मास में ही चेंज आता है। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे जो m2 था उसमें सब्सटीट्यूशन करके उसका मास मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ज़्यादा मास ले लिया। तो यहाँ पे m1 ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी m2 ज़्यादा है m1 से, तो इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू इससे क्या होगी, बढ़ेगी। जब म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो इंटेंसिटी आई की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जब आई की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब बी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब भी आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन एक हैवी एटम से किया जाएगा देन रोटेशनल एनर्जी E विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, अब ये टॉपिक तो छोटा सा है लेकिन इससे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, आपसे न्यूमेरिकल्स में रीजनिंग भी बन जाती है इससे, और रीजनिंग में सबसे मेन पॉइंट्स यही है, आपको ये पता होना चाहिए किसकी वैल्यू इंक्रीज होने से किसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, किसकी इंक्रीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप इसका कैसा भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। क्लियर? तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो छोटे छोटे टॉपिक बच रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। तो आप सारे पार्ट्स को अच्छे से एक बार देख लें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आप अपने नोट्स जरूर साथ के साथ बनाएं, जिससे कि जैसे आपने रिजिड रोटेटर अगर आपने सिर्फ देखा है तो आपको समझ आ गया होगा लेकिन आपको याद नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आप उसको साथ के साथ नोट करते चलोगे तो आपको वो डेरिवेशन उसी टाइम याद हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन क्लास में या फिर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो हमेशा नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठे और साथ के साथ पॉइंट्स को नोट करते चले। कई बार टीचर उन चीज़ों को नहीं भी लिखवा रहा है तो आप उससे सुन के उन्हें लिखें, जिससे वो हमेशा आपको नोट डाउन रहे और याद रहे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।